ब्लास्ट में बड़ी गिरफ्तारी। एनआईए को मिला सबसे बड़ा सबूत, अल फलाह का आतंकी कनेक्शन। श्रीनगर से 4 और आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं राधिका राज। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कोर्ट ने उन्हें 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है। जांच एजेंसी को अब तक पता चला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने फंडिंग के जरिए 415 करोड़ रुपए जुटाए थे। ईडी ने इस रकम को प्रोसीड ऑफ क्राइम माना। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इस फंडिंग का इस्तेमाल आतंक के लिए भी किया गया है। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन हुआ है, तो कैसे एनआईए के हाथ लगे बड़े सबूत, ये हम आपको आगे अपनी स्टोरी में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात उन गिरफ्तारियों की कर लेते हैं जिन्होंने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए। श्रीनगर में एनआईए का बड़ा एक्शन। दिल्ली ब्लास्ट को 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से आतंकियों की गिरफ्तारी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच श्रीनगर से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में एनआईए ने 20 नवंबर को 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही दिल्ली धमाके में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 6 हो गई है। जांच एजेंसी लगातार मामले के सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल कर रही है और पूरे मॉड्यूल को बेनकाब करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। एनआईए के प्रवक्ता ने जो जानकारी दी उसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। एनआईए के मुताबिक श्रीनगर से जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से अहम जानकारियां मिल सकती है। चारों आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशन जज के प्रोडक्शन ऑर्डर पर श्रीनगर से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार लोगों की पहचान डॉक्टर मुजम्मिल शकील गिनाई गई है, जिसे पुलवामा से पकड़ा गया है। दूसरा है डॉक्टर अदील अहमद रदर, जिसे अनंतनाग से दबोचा गया है। और तीसरा है डॉक्टर शाहीन सईद, जिसे लखनऊ से पकड़ा गया है। और चौथा है मौलवी इरफान अहमद वागे, जो शोपियां से गिरफ्तारी की गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इन सभी आरोपियों ने उस भीषण हमले में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान गई और कई घायल हुए। इससे पहले एनआईए ने 2 और आरोपियों आमिर राशिद अली और जसीर बिलाल वानी उर्फ डेनिश को गिरफ्तार किया था, जिनसे एनआईए पूछताछ कर रही है। इसी पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। एनआईए की तरफ से ये भी बताया गया है कि सभी आरोपियों से गहन पूछताछ चल रही है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद से एनआईए अलग अलग राज्य की पुलिस से मिलकर इस आतंकी मॉड्यूल का हर सदस्य पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पहले पकड़े गए आरोपियों और अब गिरफ्तार किए गए 4 नए संदिग्धों की भूमिका इस जांच के केंद्र में है। एनआईए प्रवक्ता ने कहा कि पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि इस हमले में शामिल हर व्यक्ति, चाहे वो मास्टरमाइंड हो या मददगार हो, कानून की पकड़ से बाहर न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से ये कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है। पूरे देश की निगाहें अब इस हाई प्रोफाइल जांच के अगले कदम पर टिकी है और एनआईए आगे कौन से बड़े खुलासे करेगी, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का बड़ा एक्शन। हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर इंटेलिजेंस एजेंसियों की कड़ी नजर है, क्योंकि 10 नवंबर को लाल किले पर हुए कार ब्लास्ट की जांच में पिछले टेरर हमलों में शामिल एक आतंकी का एलुमनाई नेटवर्क से गहरे कनेक्शन का पता चला है। विस्फोटकों से भरी गाड़ी, जिसे सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी चला रहा था, जो पुलवामा का रहने वाला है और यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उसने दिल्ली के लाल किले के पास 13 लोगों की जान ले ली और 20 से ज्यादा को घायल कर दिया। एनआईए की जांच में नबी के साथियों डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर आदिल राथर की गिरफ्तारी के बाद उनकी नापाक हरकतों का पता चला, जिनके ठिकानों से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और हथियार जब्त किए गए थे। लेकिन नबी अल फलाह का अकेला साया नहीं है। मिर्जा शादाब बेग,
इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में 2007 के बीटेक के पुराने स्टूडेंट एक डरावनी मिसाल के तौर पर सामने आए। आजमगढ़ के रहने वाले इंडियन मुजाहिदीन एम के एक खास ऑपरेटिव पर आरोप है कि उन्होंने 2008 में कई धमाके की साजिश रची और आईईडी असेंबली के लिए अपनी टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल किया। बैग अहमदाबाद सीरियल बम धमाके में भी शामिल है, जिसमें 56 लोग मारे गए और 246 लोग घायल भी हुए, जहां उन्होंने जासूसी की, लॉजिस्टिक्स को कोऑर्डिनेट किया और आईएम के फाउंडर्स रियाज और यासीन भटकल के डेटोनेटर और बॉल बेरिंग सप्लाई किए। उन्होंने जयपुर हमले के लिए उडुपी में एक्सप्लोसिव भी खरीदे और 2007 के गोरखपुर धमाकों में सामने आए, जिसमें 6 लोग घायल हुए थे। बेनकाब होने के बाद गोरखपुर पुलिस ने उनके स्टेट जब्त कर लिए। उन पर 1 लाख का इनाम है, लेकिन बैग 2008 के बाद गायब हो गए। पाकिस्तान भागने से पहले उन्हें आखिरी बार अफगानिस्तान में देखा गया था। इंटरपोल के रेड नोटिस में उसे मोस्ट वांटेड बताया गया, जो शायद ISIS से जुड़ा हो। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट 1997 में अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तौर पर इसे शुरू किया गया था। हरियाणा के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट के तहत 2014 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। दौज में 70 एकड़ में फैली इस जगह को UGC से मान्यता मिली और इसमें 650 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन अब ये रेडिकलाइजेशन हब होने के आरोपों से जूझ रहा है। ईडी ने चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसमें जाली एक्रेडिटेशन और फैमिली फार्मों को फंड डाइवर्जन के जरिए 415 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। NAAC ने झूठे दावों के कारण बताओ नोटिस जारी किया, जबकि AIU ने कनेक्शन सस्पेंड कर दिया। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इंडियन साइबर अलायंस ने हैक कर ली थी। जैसे NIA की टीमें कैंपस में रेड मारती है और लापता फैकल्टी का पता लगाती है, जैसे डॉक्टर निसार उल हसन, जिन्हें जम्मू एंड कश्मीर में टेरर लिंक के लिए निकाला गया था। अधिकारियों ने एक व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की चेतावनी दी है कि जो एकेडेमिया और एक्सट्रीमिस्ट को मिला रहा है। एक सीनियर ऑफिसर ने कसम खाई, एजुकेशन की आड़ में टेरर के लिए कोई पनाह नहीं है। ईडी सर्च में डिवाइस और डॉक्यूमेंट मिलने के साथ अल फलाह की विरासत डगमगा रही है, जो भारत की हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज सिक्योरिटीज में कमजोरियों का सामना कर रही है। इस यूनिवर्सिटी में अब जांच एजेंसियों ने डेरा डाल दिया है। 7 दिन में 82 कॉल डॉक्टरों का काला सच। दिल्ली मेट्रो स्टेशन विस्फोटक ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को एक व्यापक और संगठित आतंकी मॉड्यूल के सामने ला खड़ा कर दिया है। ये मॉड्यूल किसी आम संदिग्धों का नहीं, बल्कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े उन सफेद पोश लोगों का था, जिनके बारे में सामान्य हालत में कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जैसे जैसे देश की खुफिया एजेंसियां जांच में गहराई तक उतर रही है, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। इस नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा कानपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, मेवात और कश्मीर से जुड़ा हुआ है। सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खुलासा डॉक्टर आरिफ मीर, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच हुई बातचीत और उनकी गतिविधियों से जुड़ा है। ये बातचीत धमाके की अंतिम डमी तैयार होने के बाद अत्यधिक बढ़ गई है, जो साफ संकेत देता है कि ये तीनों सिर्फ संपर्क में ही नहीं थे, बल्कि किसी बड़ी साजिश के सूत्रधार भी थे। जांच एजेंसियों ने जैसे ही आरिफ के डिजिटल उपकरणों को खंगाला, 1 सप्ताह के भीतर हुई इनकी बातचीत का पूरा पैटर्न सामने आ गया। इस अवधि में 39 वॉइस कॉल, 43 व्हाट्सएप कॉल, 200 से अधिक संदेश, 23 डिलीटेड मैसेज, कुल मिलाकर लगभग 42 कॉल और भारी मात्रा में चेकिंग के रिकॉर्ड मिले हैं। यह संख्या सामान्य संपर्क से काफी अलग है, जिस वजह से सुरक्षा एजेंसियों को शक ने और जोर पकड़ लिया है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों को डिलीटेड संदेश सफलतापूर्वक मिल गए हैं, जिनकी डिकोडिंग जारी है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि धमाके की डमी तैयार होने के बाद इनकी डिजिटल गतिविधियां असामान्य रूप से बढ़ गई है। यह वही समय था जब दिल्ली में विस्फोटक की साजिश को अंतिम रूप दिया जा रहा था। अशोकनगर के फ्लैट से मिला पैक्ड सामान। जांच के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सुराग कानपुर शहर से मिला।
शाहीन की गिरफ्तारी के बाद आरिफ को अंदेशा हो गया था कि अब एजेंसियों की नजर उसी पर टिक चुकी है। यही कारण था कि वो कानपुर छोड़कर कश्मीर भागने की फिराक में था। जब दिल्ली स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ ने आरिफ के अशोकनगर स्थित फ्लैट पर छापेमारी की तो बैग, सूटकेस, ट्रैवल बैग, यात्रा में इस्तेमाल होने वाला आपातकालीन सामान, कपड़े, टॉयलेटरी, डिजिटल डिवाइस बरामद हुए। ये सभी संकेत बताते कि वो कभी भी फरार होने की तैयारी में था। कमरे की स्थिति देखकर टीम ने तुरंत समझ लिया कि फरारी अंतिम चरण में थी। आरिफ ने अपनी सुरक्षा और संपर्क गोपनीयता के लिए एक नहीं बल्कि 3 मोबाइल फोन इस्तेमाल किए, 2 आईफोन, 1 कीपैड फोन। एजेंसियों ने 2 फोन बरामद कर लिए जबकि तीसरे पर IMEI और नंबर उसकी डायरी से मिला है। ये फोन अभी तक बरामद नहीं हो सका है, जो इस नेटवर्क की डिजिटल परतों को और जटिल बनाता है। लैपटॉप में भी कई पर्सनल और संदिग्ध डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें कोड भाषा में लिखा है, नोट्स, विदेशी नंबर, संभवतः लॉजिस्टिक्स से जुड़े निर्देश शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि भले ही डॉक्टर शाहीन GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर को काफी समय पहले छोड़ दिया था, लेकिन उसकी आवाजाही कॉलेज और उसके आसपास लगातार बनी रहती है। रिपोर्ट्स के अनुसार वो नियमित रूप से कुछ डॉक्टरों और जूनियर स्टाफ से मिलती थी। कॉलेज में उसकी परिचितों की मजबूत पकड़ थी। इन्हीं मुलाकातों के दौरान उसका संपर्क था डॉक्टर आरिफ से और मजबूत हो गया। आरिफ ने पूछताछ के दौरान कॉलेज से जुड़े कुछ नाम भी बताए जिन्हें शाहीन की गतिविधियों की जानकारी थी। इसी आधार पर शुक्रवार की सुबह कानपुर पुलिस और एजेंसी टीम कॉलेज पहुंची। हालांकि अधिकतर जिम्मेदार ने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट है कि कई डॉक्टर अब भी रडार पर है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।